ये है अफ्रीका, वो कॉन्टिनेंट जहां दुनिया के कई अंडर डेवलप्ड नेशंस एग्जिस्टेंस में, लेकिन जरा इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको यूरोप मिलेगा, यानी उन देशों का ग्रुप जो न केवल डेवलप्ड है बल्कि जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ी इन्फ्लुएंस भी रखते हैं। देखा जाए तो इनके और अफ्रीका के देशों के बीच आपको 14 किलोमीटर का डिस्टेंस मिलेगा। अब ये कोई बड़ा डिस्टेंस है नहीं, आसानी से दोनों कंट्रीज के बीच एक ब्रिज बनाकर कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है। आज के टाइम में जहां मुंबई से दुबई तक की कनेक्टिविटी के लिए अंडर वाटर मेट्रो बन रही है, वहीं जाहिर है कि इतने पास तो बनाई ही जा सकती है ताकि बिजनेस और ट्रेड को बढ़ाया जा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हालांकि इस पर लंबे समय से डिस्कशंस चलते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। मगर क्यों? आखिर क्यों ग्लोबल हो रहे इस वर्ल्ड में यूरोपियन कंट्रीज अफ्रीका से जुड़ना नहीं चाहती? क्या इससे उन्हें कोई बड़ा नुकसान हो सकता है या फिर प्रॉब्लम कुछ और ही है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, अफ्रीका के इस छोर पर मोरक्को देश एग्जिस्ट करता है, जबकि यूरोप की तरफ से स्पेन अफ्रीका के साथ करीबी कोस्टलाइन शेयर करता है। दोनों ही देश चाहें तो केवल 3 से 4 साल में ही अच्छा खासा ब्रिज बना सकते हैं, और ऐसा करने वाले ये अकेले देश नहीं होंगे, बल्कि ऐसा कई देशों और सिटीज के बीच किया गया है। आप टर्की को ही ले लीजिए, ये देश यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे, तो दरअसल टर्की का इस्तांबुल शहर 2 कॉन्टिनेंट की कोस्ट लाइन पर बसा हुआ है। इसका आधा हिस्सा एक छोर पर है तो आधा शहर दूसरे छोर पर, और दोनों को कनेक्टिविटी एक ब्रिज से मिलती है जो ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मरा को आपस में कनेक्ट करता है। इस ब्रिज को नाम भी बॉस्फोरस ब्रिज दिया गया है। वैसे इसे 1560 में ही बना दिया गया था ताकि यूरोप और एशिया के दोनों हिस्सों को कनेक्टिविटी मिल सके। हालांकि इन्हें बनाना आसान था क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन यूरोप और अफ्रीका की कनेक्टिविटी का केस थोड़ा डिफरेंट है। इसके बीच 14 किलोमीटर का अंतर है, और इसे बनाने के लिए न केवल मनी एक बड़ा फैक्टर है, बल्कि और भी कई प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से चाहकर भी यहाँ कोई काम नहीं हो पाया है। सबसे पहले जान लें कि इनके बीच मौजूद सी को स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कहा जाता है, और ये ज्योग्राफिकली बहुत ही चैलेंजिंग लोकेशन पर लोकेटेड है। यहाँ पर मौजूद समुद्र भी कोई बहुत शांत है नहीं, क्योंकि अक्सर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करंट्स उठते हैं। पानी तो गहरा है ही, साथ ही ये रीजन सीस्मिकली भी काफी एक्टिव है। ऊपर से स्ट्रेट का नैरोएस्ट पॉइंट 14 किलोमीटर लंबा है। मगर देखा जाए तो ऐसी प्रॉब्लम तो हर जगह आती है। खुद जापान भी तो सीस्मिकली एक्टिव एरिया में आता है, फिर भी वहां बड़े बड़े ब्रिजेस हैं। खुद आजकल इतनी एडवांस मशीनरी आ गई है कि जहां डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता वहां भी इसे किया जा रहा है, तो एक ब्रिज बनाना क्या बड़ी बात है। वेल, ये पॉइंट सही भी है, तभी तो जिब्राल्टर स्ट्रेट पर ब्रिज को लेकर कई बात दशकों से होती आ रही है। इसके इतिहास को अगर देखें तो साल 1979 वो वक्त था जब स्पेन और मोरक्को ने सबसे पहले इस थॉट पर काम किया था। दोनों देशों की गवर्नमेंट तब चाहती थी कि जल्द से जल्द ये पुल बने, क्योंकि इससे फायदा न केवल स्पेन को होगा बल्कि मोरक्को को भी काफी डेवलपमेंट मिलेगा, और दोनों द्वीपों के बीच व्यापार के लिए रोड कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। इसी के तहत गवर्नमेंट ने एक जॉइंट कमेटी भी बनाई थी और ब्रिज बनने की पॉसिबिलिटी पर रिसर्च और सर्वे हुआ था। इसके साथ साथ साल 1985 में स्पेनिश गवर्नमेंट एक और कॉर्पोरेशन को बनाया था जो इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। यानी इससे तो साफ होता है साहब कि स्पेन भी चाहता था कि ये ब्रिज बने, और कोशिश उन्हीं की तरफ से ज्यादा हुई, तो फिर ये क्यों नहीं बन पाया? वेल, इसके पीछे जो सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन दिया जाता है वो है डिस्टेंस। हालांकि दुनिया में इससे भी बड़ी बड़ी दूरी के लंबे लंबे ब्रिज बने हुए हैं, लेकिन अभी तक एक्सपर्ट्स बार बार इस लोकेशन पर डिस्टेंस के चलते ब्रिज बनाना थोड़ा मुश्किल है। और ऐसा कहने के पीछे वो ये तर्क देते हैं कि केवल दूरी मैटर नहीं करती, बल्कि ब्रिज कौन सी जगह पर बना हुआ है ये भी मैटर करता है। अब फॉर एग्जाम्पल चेसापीक बे ब्रिज टनल जो कि अमेरिका में बना हुआ है, अब ये करीब 28 किलोमीटर लंबा तो है, लेकिन जहां पर ये एग्जिस्ट करता है उस लैंड की लोकेशन काफी स्टेबल है। इसी तरह चाइना में रोंगयांग यांगसे ब्रिज, ये भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो कि 35 किलोमीटर लंबा तो है, मगर खास ये है कि इसे भी ज्योग्राफिकली अच्छे खासे स्टेबल लैंड पर बनाया गया है, जहां पुल के भूकंप, लैंडस्लाइड और किसी भी सीस्मिक एक्टिविटी से गिरने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर एक एक्सेप्शन है। यहाँ मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन से बहुत स्ट्रॉन्ग करंट्स आते हैं, यानी कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज होता है, और यहाँ अक्सर ही तेज रफ्तार से पानी में लहरें उठती रहती हैं। और देखो, एक पॉइंट जितना नैरो होता है वहां करंट उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे आप एक नदी के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अब जिस तरह नदी में पानी
एक पतले पैसेज से पार होने पर है वो काफी ज्यादा तेजी से पार होता है। इसी तरह ओशियन में पानी तेज होने पर बहुत ज्यादा करंट्स बनाते हैं। ऊपर से प्रॉब्लम साहब ये है कि जो अटलांटिक ओशियन का पानी है वो लेस डेंस है और लेस सॉल्टी है, और वो इस स्ट्रेट से होते हुए 2 से 3 माइल्स पर आवर की स्पीड से मेडिटेरेनियन सी की तरफ आता है। वहीं दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन सी, जिसका पानी हैवी और सॉल्टी है, वो स्ट्रेट से बाहर निकलते हुए अटलांटिक की तरफ जाता है। अब एक पॉइंट पर ये दोनों ओशियन का पानी न केवल एक दूसरे से टकराता है, बल्कि इनके टकराव से काफी स्ट्रॉन्ग करंट्स भी पैदा होते हैं। साथ ही इंटरनल वेव्स बनती हैं। इनका फोर्स तब इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल सकती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ बनने वाले करंट्स को सैटेलाइट्स की मदद से भी देखा जा सकता है। जी हाँ, अब जाहिर है कि नेचर की फोर्स के अगेंस्ट तो डेवलपमेंट कर पाना इंसान आज तक नहीं सीख पाया है, तो फिर यहाँ ब्रिज कैसे बन सकता है? हालांकि इस पर काम चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई तरीका अब तक नहीं निकल पाया है जिससे ये बन पाए। तभी तो हिस्ट्री में जब इस ब्रिज के बनने के प्लान्स भी बने थे तो इंजीनियर्स तैयार कर चुके थे इसकी हाइट क्या होगी, किस मेथड का यूज करके ये बनाया जाएगा और इसकी कॉस्ट क्या होगी, ये सब कुछ पहले ही फिगर आउट हो चुका था। इस प्रोजेक्ट में 910 मीटर लंबे टावर्स का यूज किया जाना था और टावर्स के बीच 5000 मीटर्स का स्पैन रहने वाला था, और पूरे प्रोजेक्ट में करीब 15 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा आने वाला था। लेकिन जब इंजीनियर्स को समझ में आया कि ये बनाना बाकी ब्रिज जितना आसान नहीं होगा और ज्योग्राफिकल चैलेंजेस काफी ज्यादा होंगे, तो ये सारा काम होल्ड पर चला गया। अब दूसरी चीज यहाँ पर यह भी है कि इस स्ट्रेट पर समुद्र की डेप्थ यानी कि गहराई हद से ज्यादा है, और जो नैरोएज पॉइंट है वहां सी की डेप्थ 900 से 1000 मीटर है, यानी करीब 1 किलोमीटर की गहराई तो है। तो इतनी गहराई में टावर्स का बेस सेटअप कर पाना बड़ी मुश्किल काम है। खुद अमेरिका में जो दुनिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है वो असल में लेक पर बनाया गया है, और इस लेक में पानी की जो डेप्थ है वो 3 से लेकर 4 मीटर है, और इसका डीपेस्ट पॉइंट भी 20 मीटर है। इसके अलावा जो दुनिया का सबसे डीपेस्ट ब्रिज भी है उसकी गहराई भी वो भी 120 मीटर डीप तक ही है। इसके ऑपोजिट अगर आप स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर की गहराई देखेंगे तो यहाँ पर आपको समुद्र की गहराई 900 मीटर तक मिलेगी। अब जाहिर सी बात है साहब कि कहां 120 मीटर और कहां 900 मीटर की गहराई। इसके अलावा जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का सी बेड है वो भी स्टेबल नहीं है। उसके सी बेड की सरफेस ना बहुत ही ज्यादा मड़ी है, और जिस वजह से वहां पर ब्रिज का एक स्ट्रॉन्ग बेस बना पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और जब बेस ही नहीं बन पाएगा तो ब्रिज कहां से बन पाएगा? चलो हाइपोथेटिकली मान भी लो कि ब्रिज बन भी गया तो स्ट्रॉन्ग करंट्स को वो कैसे झेल पाएगा? ऊपर से उसकी हाइट भी खासा ध्यान रखना पड़ेगा इसका। अगर आप सोच रहे हैं कि भला वो क्यों, तो वो इसलिए क्योंकि ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स में से एक है। एक बड़ा ट्रेड इसी मेन पॉइंट से होता है। इसी रास्ते से कार्गो शिप्स अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप से होते हुए मेडिटेरेनियन सी और फिर वहां से स्वेज कैनाल को क्रॉस करके इंडियन ओशन और आगे ईस्ट एशिया में जाते हैं। मैरीटाइम ट्रेड में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि यहाँ 2022 से 23 में टोटल 13,715 शिप्स पास हुए थे, और हर साल इस रास्ते से ट्रेड बढ़ ही रहा है। और ये नहीं कहा जा सकता कि ये किसी भी हाल में कम नहीं हुआ होगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अमेरिका के बहुत से शिप्स अमेरिका से आकर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए मेडिटेरेनियन कंट्रीज में ट्रेड करते हैं और वहीं से वापस हो जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में काफी मैरीटाइम ट्रेड होता रहता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से हर दिन करीब 300 शिप्स पास होते हैं, और यहाँ हर 5 मिनट में एक शिप पास होता है। तो ऐसे में जाहिर है कि ब्रिज बनाना बहुत मुश्किल होगा। इसमें पहली प्रॉब्लम तो खुद ये होगी कि 1-2 दिन के लिए शिप्स को डाइवर्ट करना होगा दूसरे रास्ते से, जिसमें पूरे अफ्रीका को घूमकर जाना पड़ेगा, और शिप्स का बहुत सारा फ्यूल लगेगा। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो जाहिर है कि ब्रिज बनाते वक्त 1-2 दिन के लिए ट्रैफिक रोकना पड़ सकता है, और ऐसे में शिप्स की लाइन लग जाएगी। इसके अलावा अगर ब्रिज बनता है तो उसको इतना हाई करना पड़ेगा कि कोई भी शिप उससे ना टकराए, और ब्रिज को इतना मजबूत भी बनाना पड़ेगा कि अगर कभी गलती से भी कोई जहाज उससे टकरा भी जाए तो ब्रिज टूटे ना, वरना बहुत से लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। और हाइट का तो खासा ध्यान इसलिए भी रखना पड़ेगा क्योंकि अब शिप्स धीरे धीरे साइज में बड़ी होती जा रही है, खासकर की कार्गो शिप्स बहुत ही बड़ी होती हैं। इन्हें बनाने वाली कार्गो कंपनीज को पता है कि जितना बड़ा शिप होगा उनको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो एक बार में ज्यादा से ज्यादा कार्गोस को डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाएंगे। तो कुल मिलाकर ब्रिज बनाते वक्त हाइट का ध्यान तो रखना पड़ेगा।
क्योंकि जो दूसरे सी ब्रिजेस हैं वो किसी भी मेजर मैरीटाइम ट्रैफिक जोन में नहीं आते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए कुछ इंजीनियर्स ने ब्रिज की जगह एक अंडर वाटर टनल बनाने का आइडिया भी दिया था। और आज के समय में अंडर वाटर टनल्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। खुद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच पहले ही एक 50 किलोमीटर लंबी अंडर वाटर टनल बनी हुई है, लेकिन ये कर पाना स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर भी वही डेप्थ की प्रॉब्लम ही आ जाती है। देखिए, आज तक जो सबसे गहरी टनल भी बनी है वो 293 मीटर गहराई में ही बनी है, जबकि 900 मीटर की गहराई वाले स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में ऐसी टनल बनाने का कोई प्लान अभी तक नहीं बनाया गया। और मान लीजिए अगर टनल किसी तरह से बन भी जाती है तो वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि इतनी गहराई में प्रेशर पानी में ज्यादा होगा और इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि कब तक ये रुक पाए। आपको बता दें, ये जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है ये अर्थक्वेक प्रॉन एरिया है और यहाँ पर आए दिन अर्थक्वेक्स आते ही रहते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है ये यूरोपियन टेक्टोनिक प्लेट और अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट के बिल्कुल एज पर बना हुआ है। और आप लोग ये तो अच्छे से जानते होंगे कि जो दुनिया में मोस्ट ऑफ दी अर्थक्वेक्स आते हैं वो इन टेक्टोनिक प्लेट की एजेस पर ही आते हैं, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा मूव करती जो रहती हैं। खुद भारत की बात कर लें तो यहाँ जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब मूव करती हैं तो अक्सर हमें उत्तराखंड और बाकी नॉर्दर्न स्टेट्स में भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भी दो टेक्टोनिक प्लेट्स का एक एज पॉइंट है और यहाँ पर पहले काफी खतरनाक अर्थक्वेक आ चुके हैं, जैसे कि साल 1755 का अर्थक्वेक इसका प्राइम एग्जाम्पल है, जो कि मैग्नीट्यूड का था। इसमें करीब 40 से 50 हजार लोग मारे गए। इसके बाद साल 1761 में वहां फिर से अर्थक्वेक आता है। इसके बाद 1941, 1969 और अभी कुछ दिन पहले भी इस हिस्से में 5.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। इससे साफ होता है साहब कि अगर यहाँ ब्रिज या टनल बनता भी है तो उसे भूकंप से बचाना मुश्किल रहेगा। इसके अलावा टनल बनाने में जो एक और मुश्किल आएगी वो है यहाँ का सॉलिड रॉक बेड, जो इसके कंस्ट्रक्शन को कभी पूरा होने ही नहीं देगा। दरअसल 1930 में जब यहाँ पर टनल बनाने की बात हुई थी तब इंजीनियर्स को पता चला कि स्ट्रेट के सी बेड के नीचे जो रॉक है वो ना तो बहुत ज्यादा सॉलिड है और उसको काटकर टनल बना पाना इम्पॉसिबल है। अब साल 1930 में उनका ये सोचना ठीक भी था, क्योंकि तब ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। लेकिन इन सब के बावजूद साहब पिछले साल 2023 में फरवरी में मोरक्को और स्पेन गवर्नमेंट ने टनल प्रोजेक्ट को रीलॉन्च कर दिया है और कंस्ट्रक्शन की शुरुआत साल 2030 में होगी, ऐसी खबरें सामने आ रही है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट को पूरा होने में तकरीबन 15 साल लगेंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि वो इसे बना भी पाएंगे या नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि नेचर के साथ खिलवाड़ या उसकी बर्बादी करके किया गया डेवलपमेंट हमेशा ह्यूमंस को भारी पड़ा है। अब आप बताइए दोस्तों, हमको क्या लगता है, क्या इस ब्रिज को इतने हायर रिस्क के साथ बनाना चाहिए? क्या दोनों देशों की सरकार लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर रही? क्या ऐसा करना सही है और क्या ये प्रोजेक्ट बनना भी चाहिए? आपके जो भी जवाब हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे कुछ नए और दिलचस्प टॉपिक लेकर, लेकिन जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।